नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए एक बार साउंड वगैरह सब चेक कर लो कि सब कुछ ठीक है या नहीं। गुड आफ्टरनून। चलिए मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल ठीक है। चलिए तो बताइएगा कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आ जाओ सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं बेसिक रेफ्रिजरेशन। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए तो बच्चे, जैसे कि सभी को पता होगा कि आपका चैप्टर नंबर 3 अभी चल रहा है, ठीक है। इसमें हम बात कर रहे हैं बेसिक रेफ्रिजरेशन की, और फर्स्ट टॉपिक इसमें जो हमने उठाया है ये आपका है वीसीआरएस यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। तो आज कर लेते हैं वीसीआरएस की समाप्ति, ठीक है। कुछ कुछ चीजें इसमें बची हुई है। मोस्टली चीजें जो है वीसीआरएस में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, और आज कुछ चीजें और कवर करके वीसीआरएस की समाप्ति कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे वीएआरएस यानी कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही पूछूंगा कि यहां तक अभी तक जो भी क्लास हुई है, आपका अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। अदरवाइज आज हम शुरुआत करेंगे वीसीआरएस के जो कुछ चीजें बची हुई हैं उनकी, और साथ ही साथ आज इसकी हम समाप्ति कर लेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार मुझे बताइएगा कि आपके यहां तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, या किसी भी पॉइंट में कोई भी आपका डाउट है तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो। वेरी गुड, ठीक है, ऑल क्लियर, बहुत अच्छे। ठीक है, तो आसान टॉपिक है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना होगा और चीजों को 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना होगा। रीजन ये होता है कि जब भी कोई नई चीज आप उठाओगे, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है समझने के लिए, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आती है। लेकिन जैसे जैसे आप चीजों को पढ़ते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, वीडियो देखते रहोगे, तो ये सभी चीजें आपके लिए फिर आसान हो जाएंगी और आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगी, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रीजन क्या है कि आफ्टर ऑल हमें जितनी भी थ्योरी पढ़नी है, हमें क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं, और क्वेश्चन अगर सोल्व हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए बच्चे, अब ध्यान से देखिएगा, आपके सामने एक फिगर है, ठीक है। ये जो है पूरा, ये आपका जो सिस्टम है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये आपका है वीसीआरएस। ये आपका है वीसीआरएस यानी कि वी मतलब वेपर, वी मतलब वेपर, सी मतलब कंप्रेशन, कंप्रेशन, और आर यहां पर हो गया रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन, और अगर एस की बात करोगे तो एस यहां पर हो जाता है सिस्टम। तो सबसे पहले तो इसका नाम ही काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है, वीसीआरएस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। अगर इसके कंपोनेंट की बात करोगे तो जितने भी कंपोनेंट इसके होते हैं सारे आपके सामने हैं, ठीक है। वीसीआरएस में इवेपोरेटर होता है, इवेपोरेटर क्या करता है मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। यही जो मेन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है यही प्रोड्यूस कराता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो एंटर करेगा, ठीक है, रेफ्रिजरेंट, यह लिक्विड फॉर्म में एंटर करता है, ठीक है, और यह गैसियस फॉर्म में से बाहर निकलता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें कंप्रेसर लगा होगा, कंप्रेसर मैं आपको बता ही चुका हूं, कंप्रेसर इसके प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करा देता है, ठीक है। फिर कंडेंसर में जाकर हीट का रिजेक्शन होगा, यानी कि रेफ्रिजरेंट फिर से गैस से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद लगा होता है रिसीवर, ठीक है, लिक्विड रिसीवर, यानी कि कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट निकलता है वो पहले रिसीवर में जाकर स्टोर हो जाता है, ठीक है। फिर जितनी कूलिंग हमें करनी होती है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन वाल्व इस रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है और इवेपोरेटर में सप्लाई करता है, ठीक है। तो एक्सपेंशन वाल्व इसे हम बोल सकते हैं, थ्रोटलिंग वाल्व इसे हम बोल सकते हैं, या रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व इसे अगर हम बोल दें तो इसमें कोई परेशानी हमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
इवेपोरेटर में आपको बता ही चुका हूं, इवेपोरेटर में जो अंदर एंटर करता है ये आपका एक लिक्विड होगा, ठीक है, और इसका प्रेशर कम होता है, ठीक है। और इवेपोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट एग्जिट करता है ये आपका गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है, ये आपका गैसियस फॉर्म में होगा, यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें वेपर की फॉर्म में मिलता है। और अगर हम बात करें इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट एंटर करता है ये लिक्विड फॉर्म में एंटर करता है, ठीक है, ये आपका लिक्विड फॉर्म में एंटर करता है, ठीक है। चलिए, तो एक बार इस डायग्राम को अच्छे से देखिएगा और आज इस डायग्राम को हम समझ लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो हैं अभी तक हमने पढ़े हैं ये आपके और भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक अच्छी क्लैरिटी के लिए, एक अच्छी पॉलिशिंग के लिए इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए देखिएगा, चले बच्चे, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वीसीआरएस और इस डायग्राम को थोड़ा सा और समझेंगे ताकि हमें इसकी एक क्लियर पिक्चर और मिल जाए। चलिए, तो बच्चे एक्सपेंशन वॉल्व जो होता है ये एक हमारे लिए डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है। तो एक्सपेंशन वॉल्व हमने कहा पॉइंट ए है, ठीक है, एक्सपेंशन वॉल्व पर पॉइंट ए है, ठीक है। अब पॉइंट ए से अगर हम आगे तक जाएंगे, ठीक है, और ये हमने कहा पॉइंट बी, ठीक है, यानी कि कंप्रेसर में अंदर एंटर करने तक, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम गए, यानी कि एक्सपेंशन वॉल्व से और कंप्रेसर में जब रेफ्रिजरेंट अंदर एंटर करेगा उस पॉइंट तक हम गए, ठीक है, ये बी हमने कहा। और ये क्या है, इनलेट पॉइंट टू द कंप्रेसर, ये है इनलेट पॉइंट टू द कंप्रेसर, इनलेट पॉइंट टू द कंप्रेसर, इनलेट पॉइंट टू द कंप्रेसर, यानी कि पॉइंट ए से बी तक जो हम जाते हैं, ठीक है, पॉइंट ए से बी तक हम गए, पॉइंट ए से बी तक हम गए, ठीक है। और यहां पर रेफ्रिजरेंट जो होगा इसका प्रेशर होता है कम, ठीक है, तो इसे कहा जाता है लो प्रेशर साइड, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लो प्रेशर साइड, क्योंकि यहां पर रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर होता है ये होता है कम। तो पॉइंट ए से बी तक अगर हम जाएं तो इसे कहा जाता है लो प्रेशर साइड, ठीक है। इसी तरह कंप्रेसर प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो पॉइंट बी से फिर घूमकर अगर हम ए तक आए तो इसे कहा जाता है हाई प्रेशर साइड। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा कि पॉइंट ए से बी की तरफ अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो इसे कहा जाता है लो प्रेशर साइड। और फिर बी से घूमकर, फिर बी से घूमकर, फिर बी से घूमकर अगर हम ए पर आते हैं, बी से घूमकर अगर ए पर हम आते हैं, इसे कहा जाता है हाई प्रेशर साइड, ठीक है। क्योंकि कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को बढ़ा देगा, ठीक है, और यह प्रेशर फिर जाकर डिक्रीज करता है एक्सपेंशन वॉल्व में, ठीक है। तो इसे कहा जाता है हाई प्रेशर साइड, ठीक है, इसे हम कहते हैं हाई प्रेशर साइड। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अगर ए से बी तक हम जाते हैं तो यहां पर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम होता है, यहां पर रेफ्रिजरेंट का दाब कम होता है, इसी वजह से इसे कहा जाता है लो प्रेशर साइड। फिर बी से अगर ए पर हम आते हैं, ठीक है, तो कंप्रेसर प्रेशर को बढ़ा देता है और एक्सपेंशन वाल्व तक यह प्रेशर ज्यादा ही रहेगा, तो इसे कहा जाता है हाई प्रेशर साइड, ठीक है। अब कुछ कुछ पॉइंट्स करके मैंने इन्हें सभी को लिख दिया है ताकि आपको बाद में इन्हें पढ़ने में आसानी रहे। तो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या कहता है, फ्रॉम पॉइंट ए यानी कि एक्सपेंशन वाल्व से टू पॉइंट बी इनटेक वाल्व एट कंप्रेसर, ठीक है, यानी कि जहां पर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में एंटर करता है, द रेफ्रिजरेंट इज एट लो प्रेशर, यानी कि इसे हम कहते हैं लो प्रेशर साइड। बिंदु ए यानी कि विस्तार वाल्व एक्सपेंशन वाल्व से लेकर बिंदु बी कंप्रेसर पर सेवन वाल्व यानी कि सक्शन पॉइंट जो है, ठीक है, तक रेफ्रिजरेंट कम दबाव पर होता है, तो इसी वजह से इसे हम कहते हैं कम दबाव पक्ष, ठीक है, इसे कहा जाता है कम दबाव पक्ष। ए से बी तक, ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक इसे हम कहते हैं लो प्रेशर साइड यानी कि कम दबाव पक्ष, ठीक है, ए से बी तक इसे कहा जाता है लो प्रेशर साइड यानी कि कम दबाव पक्ष, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद बच्चे अगर हम घूमकर आते हैं पॉइंट बी से ए तक, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एरोज द रेफ्रिजरेंट इज एट हाई प्रेशर साइड यानी कि हाई प्रेशर साइड ऑफ द सिस्टम, ठीक है, प्रवाह तीरों की दिशा में बिंदु बी से बिंदु ए तक शीतलक उच्च दबाव पर है, ठीक है,
यानी कि फ्लो की जो डायरेक्शन है, फ्लो की डायरेक्शन में अगर हम चले, ये क्या है, फ्लो की डायरेक्शन है, ठीक है, ये क्या है, फ्लो की डायरेक्शन है, यहां पर ये फ्लो की डायरेक्शन है, यानी कि इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, फ्लो की डायरेक्शन है। तो फ्लो की डायरेक्शन में अगर पॉइंट बी से जाकर हम पॉइंट ए पर आते हैं तो ये होती है हाई प्रेशर साइड, यानी कि इस तरफ जो रेफ्रिजरेंट होगा उसका प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए, तो ए से बी पर हम गए, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके एक अलग डायग्राम में आपको बना देता हूं ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। चलिए, तो हम बच्चे कह रहे हैं यहां पर कि ए से बी पर हम जाएं, ठीक है, ये मैंने कहा ए है, ठीक है, ये हमने कहा ए है, ठीक है, और ए पर क्या है, एक्सपेंशन वॉल्व है, ए पर क्या है, एक्सपेंशन वॉल्व है। तो ए से बी पर हम गए, ठीक है, बी पर कंप्रेसर लगा हुआ है, तो ए से बी पर हम गए, ठीक है, तो इसे कहा जाता है लो प्रेशर साइड, इसे कहा जाता है लो प्रेशर साइड, यानी कि इस डायरेक्शन में जो रेफ्रिजरेंट होगा इसका प्रेशर होता है कम, ठीक है। फिर बी से घूमकर अगर हम ए पर आते हैं तो इसे कहा जाता है हाई प्रेशर साइड, इसे कहा जाता है हाई प्रेशर साइड, यानी कि इस तरफ का जो रेफ्रिजरेंट होगा इसका प्रेशर होता है ज्यादा, ठीक है। तो ए से बी हम गए, ए से बी लो प्रेशर साइड, और फिर घूमकर बी से ए पर आए तो इसे कहा जाता है हाई प्रेशर साइड, ए से बी और बी से ए, ठीक है, ए से बी और बी से ए, ठीक है, ए से बी लो प्रेशर साइड और बी से ए क्या हो गया आपका, हाई प्रेशर साइड, ठीक है, ए से बी और बी से ए, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हो जाते हैं यहां तक आपके बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट से मुझे बताइएगा कोई भी अगर आपका डाउट है, इन दोनों पॉइंट्स में मुझे बताइएगा अगर आपका कोई भी डाउट है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या कहता है बच्चे, अगर हम जाएं कंप्रेसर से लेकर कंडेंसर के इनलेट पॉइंट तक, ठीक है, ये क्या है, कंडेंसर का इनलेट पॉइंट है, यानी कि यहां पर कंडेंसर में जो चार्ज है वो एंटर करेगा और यहां से एग्जिट करेगा, ठीक है। तो अगर हम कंप्रेसर से लेकर, ठीक है, अगर हम कंप्रेसर से लेकर यानी कि इस लाइन की बात करें, ठीक है, अगर हम कंप्रेसर से लेकर, ठीक है, अगर हम कंप्रेसर से लेकर कंडेंसर के इनलेट पॉइंट तक आते हैं तो इसे कहा जाता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं डिस्चार्ज लाइन। अच्छे से याद रखिएगा, इस लाइन को कहा जाता है डिस्चार्ज लाइन, ठीक है, इस लाइन को हम कहते हैं डिस्चार्ज लाइन। तो ये लाइन आपको जो दिख रही है, जो मैंने ग्रीन कलर की बनाई है, इस लाइन को हम कहते हैं डिस्चार्ज लाइन, इस लाइन को कहा जाता है डिस्चार्ज लाइन, ठीक है, इस लाइन को हम कहते हैं डिस्चार्ज लाइन, ठीक है, यानी कि यहां से शुरू करके और कंडेंसर के इनलेट पॉइंट तक अगर हम आते हैं इसे कहा जाता है डिस्चार्ज लाइन, ठीक है, ये चीज अलग से भी लिखी गई है। द रेफ्रिजरेंट लाइन कैरिंग रेफ्रिजरेंट फ्रॉम कंप्रेसर टू कंडेंसर इनलेट, ठीक है, इज कॉल्ड द डिस्चार्ज लाइन। कंप्रेसर से कंडेंसर इनलेट तक रेफ्रिजरेंट ले जाने वाली रेफ्रिजरेंट लाइन को डिस्चार्ज लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको याद रखना है कि डिस्चार्ज लाइन किसे कहा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है डिस्चार्ज लाइन किसे कहा जाता है। कंप्रेसर से कंडेंसर के इनलेट पॉइंट तक की जो लाइन होती है इसे ही हम कहते हैं डिस्चार्ज लाइन, ठीक है, कंप्रेसर से कंडेंसर के इनलेट पॉइंट तक की जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं डिस्चार्ज लाइन, ठीक है, इसे कहा जाता है डिस्चार्ज लाइन। कंप्रेसर से कंडेंसर के इनलेट तक की जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं डिस्चार्ज लाइन, ठीक है, इसे कहा जाता है डिस्चार्ज लाइन। चलिए, फिर बच्चे इसके बाद अगर एक लाइन हम और देखें, ठीक है, एक लाइन अगर हम और देखें यहां पर, ठीक है, एक लाइन अगर और देखी जाए, कहां से कहां तक, कंडेंसर के एग्जिट से लेकर, ठीक है, कंडेंसर के एग्जिट से लेकर ये पूरी जो लाइन आ रही है यहां तक, ठीक है, ये पूरी जो लाइन आ रही है यहां तक, ठीक है, यहां तक ये जो पूरी लाइन है, यानी कि कंडेंसर के एग्जिट से लेकर इवेपोरेटर के इनलेट पॉइंट तक, ठीक है, इस लाइन को हम कहते हैं लिक्विड लाइन। इसे लिक्विड लाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जो रेफ्रिजरेंट होता है ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, कंडेंसर में गैस घुसी, गैस हो गई कंडेंस, हमें मिला लिक्विड, ठीक है, अब ये नीचे की तरफ क्या रहा है, नीचे की तरफ लिक्विड आएगा और इवेपोरेटर के इनलेट पॉइंट तक ये क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा जो है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक पूरा जो है ये लिक्विड फॉर्म में होगा
और इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है लिक्विड लाइन। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक ये होता है लिक्विड फॉर्म में, तो इसे कहा जाता है लिक्विड लाइन, इसे हम कहते हैं लिक्विड लाइन। ठीक है, ये पूरा यहां तक जो है इसे कहा जाता है लिक्विड लाइन। एक लाइन हमने देखी डिस्चार्ज लाइन, यानी कि कंप्रेसर से बाहर निकलकर कंडेंसर में जब तक एंटर करता है तो इसे हम कहते हैं डिस्चार्ज लाइन। कंडेंसर के एग्जिट से लेकर इवेपोरेटर के इनलेट पॉइंट तक इस लाइन को कहा जाता है क्या, लिक्विड लाइन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लिक्विड लाइन किसे कहते हैं। द रेफ्रिजरेंट लाइन कैरिंग रेफ्रिजरेंट फ्रॉम कंडेंसर आउटलेट टू इवेपोरेटर इनलेट इज कॉल्ड एज द लिक्विड लाइन। ठीक है, कंडेंसर आउटलेट से इवेपोरेटर इनलेट तक, ठीक है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को कहा जाता है लिक्विड लाइन, क्योंकि यहां पर रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में होता है। क्यों हमने इसे ऐसा कहा, क्योंकि यहां पर रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर रेफ्रिजरेंट क्योंकि यहां पर रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि यहां पर रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि यहां पर रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसी वजह से इसे हमने कहा लिक्विड लाइन। ठीक है, चलिए यहां तक एक बार देख लो सारे पॉइंट्स, अगर कुछ भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। तो हमने जाना डिस्चार्ज लाइन क्या होती है, हमने जाना लिक्विड लाइन क्या होती है। चलिए फिर बच्चे इसके बाद अगर एक लाइन की और हम बात करें, ठीक है, इसके बाद अगर एक लाइन की अगर हम और बात करें कहां से लेकर कहां तक, ठीक है, तो बच्चे जो इवेपोरेटर का एग्जिट होगा, ठीक है, मान लीजिए हमने कहा इवेपोरेटर का एग्जिट और कंप्रेसर के इनलेट पॉइंट तक, यानी कि जिसे मैंने ये पूरा ब्लू ब्लू करके दिखा दिया, ठीक है, ये पूरी जो लाइन है इस लाइन को कहा जाता है सक्शन लाइन। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को कहा जाता है सक्शन लाइन। ठीक है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं सक्शन लाइन। यानी कि जो रेफ्रिजरेंट होगा, द रेफ्रिजरेंट लाइन कैरिंग रेफ्रिजरेंट फ्रॉम इवेपोरेटर आउटलेट, यानी कि इवेपोरेटर के एग्जिट पॉइंट से लेकर कंप्रेसर के इनलेट पॉइंट तक, ठीक है, या कंप्रेसर के सक्शन वाल्व तक, इस लाइन को हम कहते हैं सक्शन लाइन। ठीक है, इस लाइन को कहा जाता है सक्शन लाइन। वाष्पीकरण करता आउटलेट से कंप्रेसर सक्शन वाल्व तक रेफ्रिजरेंट लेने वाली रेफ्रिजरेंट लाइन को सक्शन लाइन कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा एक बार ध्यान से, इवेपोरेटर के एग्जिट से लेकर कंप्रेसर का इनलेट, ठीक है, यानी कि कंप्रेसर जहां से सक करना शुरू करेगा, जहां से कंप्रेसर में एंटर करना शुरू करता है रेफ्रिजरेंट, इसे हम कहते हैं सक्शन लाइन। यानी कि आपकी जो ये लाइन है, ठीक है, इसे मैं अलग से लिख देता हूं, ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को ही क्या कहा जाता है, इस लाइन को कहते हैं सक्शन लाइन। ठीक है, इस लाइन को ही कहा जाता है सक्शन लाइन, इस लाइन को कहा जाता है सक्शन लाइन। ये ऊपर वाली आपकी हो गई डिस्चार्ज लाइन, ये हो गई लिक्विड लाइन। ठीक है, तो 3 लाइनें आपको याद रखनी है और 2 प्रेशर साइड आपको याद रखनी है कि किस तरफ लो प्रेशर साइड होती है और किस तरफ हाई प्रेशर साइड होती है। ठीक है, किस तरफ लो प्रेशर साइड होती है और किस तरफ हाई प्रेशर साइड होती है। ठीक है, चलिए तो इस चीज को थोड़ा सा और अलग से लिख लेते हैं ताकि आपको इसे बाद में पढ़ने में आसानी रहे। चलिए देखिएगा एक बार, तो ये हमने बनाया कंप्रेसर, ठीक है, और ये कंप्रेसर का हो गया एग्जिट पॉइंट। ठीक है, ये कंप्रेसर का क्या हो गया, यहाँ पर एग्जिट हो गया। ठीक है, और ये हमने बना लिया यहाँ पर कंडेंसर। ठीक है, और ये हमने बना लिया यहाँ पर इवेपोरेटर। ठीक है, बहुत आसानी से हम चीजों को समझ लेंगे। तो इस तरह से हमने ये लाइनें मिला दी, सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए हमने इस तरह से किया। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर कंप्रेसर, इसे हमने कहा कंप्रेसर, इसे हमने कहा इवेपोरेटर, इसे हमने कहा इवेपोरेटर। ठीक है, और इसे हमने कहा कंडेंसर, इसे हमने कहा कंडेंसर। यह कंडेंसर का इनलेट पॉइंट और यह कंडेंसर का एग्जिट पॉइंट। ठीक है, इसी तरह ये इवेपोरेटर का इनलेट पॉइंट, ठीक है,
इनलेट पॉइंट, और ये हो गया इसका एग्जिट पॉइंट, ये हो गया एग्जिट पॉइंट। ठीक है, चलिए एक एक करके सारी लाइनें जो हैं अलग अलग मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं ये लाइन उठा लूं, ये लाइन यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये कहलाती है आपकी डिस्चार्ज लाइन। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, इसे कहा जाता है डिस्चार्ज लाइन, डिस्चार्ज लाइन। ठीक है, फिर इसके बाद यहां से लेकर ये पूरा यहां तक, ये पूरा मैं बना लूं कंडेंसर के एग्जिट से लेकर इवेपोरेटर के इनलेट तक, इसे कहा जाता है लिक्विड लाइन। ये लाइन कहलाती है लिक्विड लाइन। ठीक है, इसे हम कहते हैं लिक्विड लाइन। ठीक है, और एक लाइन आपकी और बचती है, कौन सी? ठीक है, एक लाइन आपकी यहाँ पर और बचती है, ये वाली लाइन, और इसे मैं पूरा यहाँ तक मिला दूं, ये लाइन आपकी कहलाती है कौन सी? सक्शन लाइन। ये लाइन आपकी कहलाती है सक्शन लाइन। बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज आपके सामने है, बस एक बार आपको अच्छे से ऑब्जर्व करनी है, पढ़नी है, और पेपर में जाकर सीधा क्वेश्चन आप लोग यहां से टिक करके आओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती है हमारी यहां तक कंप्लीट। एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, देख लो, कोई भी अगर डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। बाकी फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमने जाना कि हाई प्रेशर साइड क्या होती है। ठीक है, हमने जाना कि लो प्रेशर साइड क्या होती है, हमने जाना कि डिस्चार्ज लाइन क्या होती है, हमने जाना कि लिक्विड लाइन क्या होती है, और साथ ही साथ हमने जाना कि सक्शन लाइन क्या होती है। ठीक है, तो ये सभी लाइनें हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, द लिक्विड लाइन ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, अभी हमने जो लिक्विड लाइन देखी है, ठीक है, द लिक्विड लाइन ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम मे बी इंसुलेटेड टू मिनिमाइज। ठीक है, को कम करने के लिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम की लिक्विड लाइन को इंसुलेटेड किया जाता है, यानी कि जो लिक्विड लाइन होती है, लिक्विड लाइन को इंसुलेट कर देते हैं। ठीक है, लिक्विड लाइन जो होती है वीसीआरएस में, यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, इस लाइन को इंसुलेट कर दिया जाता है। ठीक है, इस लाइन को इंसुलेट कर दिया जाता है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस लाइन को इंसुलेट क्यों करते हैं। ठीक है, लिक्विड लाइन जो होती है बच्चे, लिक्विड लाइन को इंसुलेट कर दिया जाता है, और क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि इस लाइन को इंसुलेट क्यों करते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा बच्चे। बच्चे होता क्या है कि जैसे ही रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से बाहर निकलता है तो लिक्विड लाइन की स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, और एक्सपेंशन वॉल्व में आते आते क्या होगा, इसका प्रेशर अच्छा खासा कम हो जाता है। ठीक है, और टेम्परेचर भी कम होता है। ठीक है, कंडेंसर से निकलकर आया रेफ्रिजरेंट, यह लिक्विड फॉर्म में आ गया, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहां तक तो ये कांस्टेंट रहेगा, फिर जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट होगा डिक्रीज करता है। ठीक है, फिर इसे लिक्विड रिसीवर में स्टोर कर लेते हैं, और फिर एक्सपेंशन वॉल में जाकर इसका टेम्परेचर और डिक्रीज करता है, यानी कि इसने हीट को यहां पर लूज कर दिया है। ठीक है, तो होगा क्या, अगर लिक्विड लाइन को हम इंसुलेट नहीं करेंगे तो यह फिर से यहीं पर हीट गेन करना स्टार्ट कर देता है। इस चीज को अच्छे से समझिएगा कि कंडेंसर ने जब हीट लूज कर दी है, कंडेंसर ने जब हीट को बाहर निकाल दिया है, तो रेफ्रिजरेंट हमारा वेपर से गैस में वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है,
यानी कि अब इसके पास कम हीट है, ठीक है। लेकिन अगर लिक्विड लाइन को हम इंसुलेट नहीं करेंगे, इसका इंसुलेशन नहीं किया जाएगा, तो ये यहां से यहां तक आने में ही हीट को फिर से गेन करना शुरू कर देगा। और हीट एक्चुअल में कहां पर गेन करना चाहिए? हीट एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट को गेन करनी चाहिए, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट हीट गेन ना करने लगे इस लाइन के अंदर ही, तो इसे हम क्या कर देते हैं, इसे कर दिया जाता है इंसुलेट, ठीक है। तो ये हीट गेन ना करने लगे, ठीक है, ये लिक्विड लाइन में ही हीट गेन ना करने लगे, ठीक है, लिक्विड लाइन में ही ये हीट गेन ना करने लगे, इसी वजह से इसे कर दिया जाता है इंसुलेट, ठीक है। यह है रेफ्रिजरेंट लिक्विड लाइन में हीट गेन ना करने लगे, ठीक है, हीट गेन ना करने लगे, इसी वजह से इसे इंसुलेट करते हैं, ठीक है। इसी वजह से इंसुलेट किया जाता है, ठीक है। तो हीट गेन को मिनिमाइज करने के लिए लिक्विड लाइन को इंसुलेट कर दिया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। हीट गेन को मिनिमाइज करने के लिए लिक्विड लाइन को इंसुलेट किया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। तो बच्चे एक्सपेंशन मैं आपको बता ही चुका हूं, एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा, ठीक है, जब यह कंडेंसर से निकलता है, तो कंडेंसर से निकलने के बाद इसे एक लिक्विड रिसीवर में स्टोर करते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेंट जब कंडेंसर से बाहर निकलेगा, रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से बाहर निकला, इसे एक लिक्विड रिसीवर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। फिर जितनी हमें जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन वाल्व यहां से रेफ्रिजरेंट उठाता है, इवेपोरेटर में लेकर जाता है, ठीक है, कूलिंग करता है और फिर आगे बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए, तो एक्सपेंशन होता क्या है? आफ्टर कंडेंसर के बाद द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज स्टोर्ड इन ए लिक्विड रिसीवर, ठीक है। हमारा यहाँ पर कंडेंसर लगा होगा, कंडेंसर के बाद क्या होता है? लिक्विड रिसीवर होगा, ये हमने कंडेंसर लगा दिया, फिर हमारा लिक्विड रिसीवर होगा और फिर इसके बाद हमारा लगा होता है एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। कंडेंसर के बाद तरल रेफ्रिजरेंट को जरूरत पड़ने तक लिक्विड रिसीवर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि कंडेंसर के तुरंत बाद क्या लगा हुआ है? लिक्विड रिसीवर लगा हुआ है, ठीक है। रिसीवर से यह एक विस्तार वाल्व के माध्यम से गुजरता है, ठीक है। फिर रिसीवर से एक्सपेंशन वाल्व इसे खींचेगा, ठीक है, जहां तरल के वाष्पीकरण को लगभग -10 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान की अनुमति देने के लिए पर्याप्त दबाव कम किया जाता है, ठीक है। तो एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है? एक्सपेंशन वाल्व इसके प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को ही कम कर देता है, ठीक है। और इवेपोरेटर में जो टेम्परेचर होगा यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस तक इसे लेकर जाता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए एक डेटा है, ठीक है, सभी में ऐसा नहीं होगा, हर एक रेफ्रिजरेंट के अकॉर्डिंग ये टेम्परेचर वेरी कर सकता है, ठीक है। तो एक्सपेंशन वाल्व लगा होगा, एक्सपेंशन वाल्व से रेफ्रिजरेंट जब गुजरेगा इसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या करता है? डिक्रीज करता है, ठीक है। आफ्टर कंडेंसर द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज स्टोर्ड इन ए लिक्विड रिसीवर, ठीक है। कंडेंसर के बाद रेफ्रिजरेंट जाता है लिक्विड रिसीवर में, ठीक है, लेकिन लिक्विड रिसीवर में भी इसका प्रेशर ज्यादा होता है, हम इसे क्या बोल रहे हैं? हाई प्रेशर साइड बोल रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम रिसीवर इट पासिस थ्रू एन एक्सपेंशन वाल्व, रिसीवर के बाद फिर रेफ्रिजरेंट एक एक्सपेंशन वाल्व में जाता है, वेयर द प्रेशर इज रिड्यूस सफिशिएंटली, ठीक है, जहां पर जाने के बाद दबाव क्या होता है? प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। जहां पर जो दबाव है ये कम हो जाता है, दबाव कम होगा और साथ ही साथ तापमान भी कम होता है, ठीक है। ये चीज मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, इस तरह से टीएच डायग्राम बनाकर भी ये चीज मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं। ये हो गया कंप्रेसर, ठीक है, यहां से यहां तक कंडेंसर, और फिर एक्सपेंशन वाल्व में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कम हो जाते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन वाल्व में प्रेशर भी डिक्रीज करता है और साथ ही साथ टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये होता है एक्सपेंशन, ठीक है। कंडेंसर के बाद तरल रेफ्रिजरेंट को जरूरत पड़ने तक एक लिक्विड रिसीवर में स्टोर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया कि इसे एक लिक्विड रिसीवर में स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। फिर
एक्सपेंशन वाल्व जितनी कूलिंग करनी है उसके अकॉर्डिंग यहां से रेफ्रिजरेंट को उठाएगा, ठीक है। और जैसे ही एक्सपेंशन वाल्व से ये रेफ्रिजरेंट पास करता है, इसका टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है और इसका प्रेशर भी डिक्रीज करता है, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या करती हैं, डिक्रीज कर जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका होता है एक्सपेंशन, ठीक है। तो एक्सपेंशन वाल्व से जब रेफ्रिजरेंट गुजरेगा, इसका प्रेशर भी डिक्रीज करता है और साथ ही साथ इसका टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है। इस चीज को दिमाग में अच्छे से बैठा लो। हर एक पॉइंट पर इतने अच्छे से हम काम कर रहे हैं कि सारी चीजें आपको बहुत क्लियरली दिमाग में घुस जानी चाहिए। और फिर भी डाउट है तो मुझे बताओ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो बिल्कुल बताओ। आपका बेसिक बनाने में ही मैंने लगभग 10 से 12 घंटे इसलिए लगाए थे ताकि आगे जाकर आपकी सारी चीजें क्लियर होती रहें, ठीक है। हर एक पॉइंट आपके दिमाग में आए, क्योंकि जब हर एक पॉइंट समझ में आएगा तभी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आपने रट लिया या खुद से पढ़ लिया आपको समझ में आ जाएगा, नहीं, ठीक है। ये कोई ऐसा आसान सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। काफी अच्छा सब्जेक्ट है और दिमाग लगाने वाला सब्जेक्ट है। इट इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इवन थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और ये तो उसका एप्लीकेशन पार्ट है। अगर आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी तो आपको समझ आया होगा कि थर्मो समझना ही अपने आप में बहुत कठिन है, ठीक है। और ये उसका एक एप्लीकेशन पार्ट है और एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी खासी है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा दिमाग आपको चलाना होगा, तभी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल सही से जाकर बैठेंगी, ठीक है। और स्पेशली डाउट आपको किसी तरह का नहीं रखना है, क्योंकि डाउट होगा तो डाउट डाउट जुड़ते जाएंगे और फिर आपको चीजें आगे जाकर और भी कम समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहां तक मुझे बताइएगा कि सारे पॉइंट्स क्लियर हैं या किसी भी पॉइंट में आपका कोई भी डाउट है। नंबर आप पुरानी क्लासेस से मेरा निकाल सकते हो। इफ यू फाउंड एनी डाउट, ठीक है, एट एनी पॉइंट यू कैन सेंड ए मैसेज टू मी। और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम फोन पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्टली मैसेज करना और फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तब हम फोन पर बात करेंगे, ठीक है। नहीं, नंबर मैं नहीं दूंगा, ठीक है। पुरानी क्लासेस से आप नंबर ढूंढकर निकाल सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपेंशन हमने जाना है, एक्सपेंशन होता क्या है, ठीक है। और एक्सपेंशन होता कहां पर है, एक्सपेंशन वॉल्व में होगा, ठीक है। और एक्सपेंशन वॉल्व को ही हम क्या कहते हैं, इसे ही कहा जाता है थ्रॉटल वॉल्व और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वॉल्व, ठीक है। तो एक्सपेंशन वॉल्व की बात हो रही है कि एक्सपेंशन वॉल्व को और क्या क्या कहते हैं, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द थ्रॉटल वॉल्व। इसे ही थ्रॉटल वॉल्व भी हम कहते हैं, क्योंकि मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस, तो इसी का नाम फिर क्या पड़ जाता है, थ्रॉटल वॉल्व, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर थ्रॉटलिंग प्रोसेस होती है और इसी से इसका नाम निकल कर आता है थ्रॉटल वॉल्व। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रॉटल वॉल्व और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वॉल्व, ठीक है। इसे थ्रॉटल वॉल्व या रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वॉल्व भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एक्सपेंशन वॉल्व को, ठीक है। जहां पर एक्सपेंशन हो रहा है इसे ही हम कहते हैं थ्रॉटल वॉल्व या रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वॉल्व, ठीक है। इट्स फंक्शन इज टू अलाउ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर टू पास एट ए कंट्रोल रेट आफ्टर रिड्यूसिंग इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्या करता है, यह प्रेशर को और टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है। जब थ्रॉटल वॉल्व में या एक्सपेंशन वॉल्व में रेफ्रिजरेंट आता है, इसका प्रेशर होता है ज्यादा, ठीक है। इसका टेम्परेचर भी कैसा होता है, ज्यादा होता है, लेकिन लिक्विड में होता है, ठीक है। लिक्विड में बदल जाता है कंडेंसर के बाद ही, और जब इससे बाहर निकलता है इसका प्रेशर भी हो जाता है कम और इसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है, ठीक है। तो जो तापमान और प्रेशर ज्यादा थे उसे कम करने का जो काम करता है ये आपका एक्सपेंशन वॉल्व करता है, ठीक है। तो इसका कार्य तरल रेफ्रिजरेंट को उच्च दबाव और तापमान के तहत उसके दबाव और तापमान को कम करने के बाद नियंत्रित दर पर पारित करने की अनुमति देना है, ठीक है। तो जितनी हमें जरूरत होगी, ठीक है, जितनी कूलिंग हमें करनी है
जितनी इवेपोरेटर को जरूरत है, ठीक है, उतनी ही क्वांटिटी सप्लाई करता है। कौन? एक्सपेंशन वाल्व या थ्रॉटलिंग वाल्व या रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व, ठीक है, ये सभी इसी के ही नाम हैं, ठीक है। चलिए, तो सम ऑफ द लिक्विड, चलिए ये तो फिर बाकी अलग ही कहानी है, ठीक है, इसकी इतनी कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो एक्सपेंशन वाल्व किसका काम करता है? एक्सपेंशन कराने का, यानी कि जो थ्रॉटलिंग वाल्व भी इसे कहते हैं, और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व भी इसी को ही कहा जाता है। और रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज करता है वो कहां पर करता है? ये करता है एक्सपेंशन वाल्व में, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है एक्सपेंशन वाल्व के लिए। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एक्सपेंशन वाल्व के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है एक्सपेंशन वाल्व के लिए। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरह का आपको क्या होता है? एक्सपेंशन वाल्व होता है। फिगर आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, एक फिगर आपको देगा, ठीक है, फिगर देकर आपसे पूछेगा कि यह फिगर किसका है, ठीक है। तो यही फिगर किसका है? एक्सपेंशन वाल्व का है, ठीक है। यह फिगर है एक्सपेंशन वाल्व का, जिसे थ्रॉटल वाल्व भी कहते हैं, जिसे थ्रॉटल वाल्व भी कहा जाता है, जिसे थ्रॉटल वाल्व भी कहा जाता है। और क्योंकि यह रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है तो इसी वजह से इसे रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यह रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यह रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है तो इसी वजह से इसे रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व भी कहा जाता है, ठीक है। और जब एक्सपेंशन वाल्व में रेफ्रिजरेंट एंटर करता है तो यह लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, यह लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका प्रेशर होता है ज्यादा और इसका टेम्परेचर होता है ये भी ज्यादा। लेकिन जब इससे ये एग्जिट करता है तो इसका प्रेशर हो जाता है कम और साथ ही साथ इसका टेम्परेचर भी हो जाता है कम, ठीक है। चलिए, लास्ट की जो दो लाइनें लिखी हुई हैं ये आसान है समझना, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है। ये लाइनें भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है यहां पर। चलिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अगर मैं इसका प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम बना दूं, सॉरी टेम्परेचर और एंट्रोपी टीएच डायग्राम अगर मैं इसका बनाऊं, ठीक है, अगर मैं इसका टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम बनाऊं, इस तरह से डोम बनेगा, ठीक है। और ये हमारी होगी कांस्टेंट प्रेशर लाइंस। चलिए, तो बच्चे इधर जो हम बात करते हैं यहां पर आपकी होती है थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ठीक है। चलिए देखिएगा, जब एक्सपेंशन वाल्व में रेफ्रिजरेंट अंडर एंटर करता है ये होता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, यह पूरा का पूरा लिक्विड होगा, ठीक है। और इस तरह से होती है थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ठीक है, इस तरह से होती है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। यानी कि यहां से हम इस पॉइंट पर आ जाते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं 0.3 और इसे हम कहते हैं 0.4, ठीक है। चलिए, तो इसमें आप देख सकते हो कि प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहां पर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, और यह प्रेशर होता है कंडेंसर प्रेशर के बराबर, ठीक है। यहां पर प्रेशर होता है कम, ठीक है, और यह प्रेशर होता है इवेपोरेटर के बराबर, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। यहां से यहां तक हम वहां गए हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा है, साथ ही साथ प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। कंडेंसर प्रेशर से इवेपोरेटर प्रेशर पर आ गए हैं। और दूसरा कि इस पॉइंट पर जो रेफ्रिजरेंट है यह पूरा लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन बीच वाला जो रीजन होता है, ठीक है, ये होता है वेट रीजन, ठीक है, ये होता है वेट रीजन, ठीक है। बीच वाला जो रीजन होता है वेट रीजन होता है, ठीक है। तो एक्सपेंशन होने के बाद जो 0.4 हमें मिला है यहां पर लिक्विड और वेपर दोनों ही प्रेजेंट होती है। तो यही कहा गया है कि एक्सपेंशन वाल्व से जब रेफ्रिजरेंट गुजरता है, ठीक है, तो कुछ हमें लिक्विड मिलता है और इसमें कुछ वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो 0.4 पर हमें जो मिलता है ये हमें एक लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर मिलता है, ठीक है, ये हमें एक लिक्विड प्लस वेपर का
मिक्सचर मिलता है। ठीक है, 0.4 पर हमें जो मिलता है ये हमें लिक्विड प्लस वेपर का एक मिक्सचर मिलता है। ठीक है, 0.4 पर हमें जो मिलता है ये एक लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर मिलता है। ठीक है, 0.4 पर हमें जो मिलता है ये हमें एक लिक्विड और वेपर का मिक्सचर मिलता है। ठीक है, तो लास्ट की लाइनों में ये लिखा गया है कि रेफ्रिजरेंट जब थ्रोटल वाल्व से गुजरता है, ठीक है, तो इसका प्रेशर डिक्रीज करता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है, लेकिन कुछ पार्ट लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। मान लीजिए ये हमारा हो गया एक्सपेंशन वाल्व, यहां पर जो आया लिक्विड, ठीक है, ये जो एंटर करेगा ये पूरा लिक्विड था, ये पूरा यहाँ पर लिक्विड था, और इसका प्रेशर कैसा था, इसका प्रेशर ज्यादा था, इसका प्रेशर ज्यादा था, साथ ही साथ इसका जो टेम्परेचर था, इसका जो टेम्परेचर था ये भी कैसा था, ज्यादा था। ठीक है, और एक्सपेंशन होने के बाद, एक्सपेंशन वाल्व से गुजरने के बाद, एक्सपेंशन वाल्व से गुजरने के बाद, एक्सपेंशन वाल्व से गुजरने के बाद जो रेफ्रिजरेंट हमें मिला, ठीक है, जो रेफ्रिजरेंट हमें मिलता है, ठीक है, ये क्या है, इसका इनलेट पॉइंट, इनलेट पॉइंट पर ये क्या है, पूरा का पूरा लिक्विड है, और ये क्या है, एग्जिट पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर हमें जो रेफ्रिजरेंट मिला इसमें कुछ क्या था, लिक्विड था। ठीक है, कुछ क्या था, लिक्विड था, और कुछ पार्ट इसका अपने आप से ही वेपर में बदल जाता है। ठीक है, अपने आप से ही कुछ पार्ट इसका वेपर में बदल जाता है। और अगर इस मिक्सचर की हम बात करेंगे, इसका प्रेशर और टेम्परेचर कैसा होता है, इसका प्रेशर और टेम्परेचर होता है कम। ठीक है, अगर इसके प्रेशर की हम बात करेंगे तो ये भी डिक्रीज करता है, और अगर इसके टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो इसका टेम्परेचर भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो लास्ट की लाइनों में यही बात लिखी गई है। देखिएगा, सम ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेट एज इट पासिस थ्रू द एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, तरल रेफ्रिजरेंट का कुछ हिस्सा विस्तार वाल्व से गुजरते ही वाष्पित हो जाता है, लेकिन वाष्पीकरणकर्ता में कम दबाव और तापमान पर बड़ा हिस्सा वाष्पीकृत हो जाता है। जो लिक्विड है इसका छोटा सा पार्ट अपने आप ही वाष्प में यानी कि वेपर में बदल जाता है, लेकिन जो मेजर पार्ट है लिक्विड का वो वेपर में इवापोरेटर के अंदर ही बदलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है एक्सपेंशन वाल्व के लिए। ठीक है, चलिए तो यहां तक एक बार देखिएगा, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। यहां तक एक बार सभी लोग आ जाओ, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहां तक सभी लोग आ जाओ, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। किसी भी पॉइंट में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल पूछ सकते हो, बाकी फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये आपका लिखा हुआ है इनलेट। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए देखेगा, तो बच्चे पहले हमारे क्या होता है, कंडेंसर। ठीक है, पहले हमने क्या लगाया, कंडेंसर लगा हुआ है। ठीक है,
पहले हमने लगाया कंडेंसर, कंडेंसर के बाद फिर क्या होता है, लिक्विड रिसीवर, ठीक है, जहां पर पूरा रेफ्रिजरेंट जाकर स्टोर होता है, इसे हम कहते हैं लिक्विड रिसीवर, ठीक है। तो पहले कंडेंसर, फिर लिक्विड रिसीवर, और फिर इसके बाद में क्या होता है, फिर इसके बाद में आपका होता है एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है, फिर होता है इसके बाद में एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। तो इवेपोरेटर में जितनी कूलिंग हमें करनी होगी, इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन वाल्व लिक्विड रिसीवर से रेफ्रिजरेंट को खींच लेता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कंडेंसर से सारा लिक्विड निकलकर पहले लिक्विड रिसीवर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो लिक्विड रिसीवर क्या है, द कंडेंस्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द कंडेंसर इज स्टोर्ड इन ए वेसल नोन एज लिक्विड रिसीवर, ठीक है। संघनित्र से संघनित तरल रेफ्रिजरेंट को तरल रिसीवर के रूप में जाने वाले बर्तन में संग्रहित किया जाता है, जहां से इसे विस्तार वाल्व या रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व के माध्यम से वाष्पीकरणकर्ता को आपूर्ति की जाती है, ठीक है। तो पहले कंडेंसर से जो लिक्विड हमें सारा मिला, इसे लिक्विड रिसीवर में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक्सपेंशन वाल्व को जितनी जरूरत होती है रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेटर में भेजने की, उतना इससे खींचेगा, ठीक है, और आगे की तरफ इसे भेज देगा, ठीक है। तो कंडेंसर से जो सारा लिक्विड है, जो सारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है जिसे स्टोर किया जाता है एक बर्तन में, इसे ही कहा जाता है लिक्विड रिसीवर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट निकलेगा, इस रेफ्रिजरेंट को पहले स्टोर करते हैं लिक्विड रिसीवर में, और फिर लिक्विड रिसीवर से ये रेफ्रिजरेंट आपका जाता है कहां पर, एक्सपेंशन वाल्व में, ठीक है। फिर एक्सपेंशन वाल्व से होते हुए इवेपोरेटर, इवेपोरेटर से कंप्रेसर, और फिर कंप्रेसर से देन कंडेंसर, ठीक है। एक्सपेंशन वाल्व से फिर कहां पर जाएगा, ये आपका जाएगा इवेपोरेटर में, ये आपका इवेपोरेटर में जाएगा, इवेपोरेटर से फिर ये आपका कंप्रेसर में जाएगा, इवेपोरेटर से फिर ये आपका कंप्रेसर में जाएगा, और कंप्रेसर से फिर होता हुआ ये सीधे कहां पर जाएगा, कंडेंसर में जाएगा, और इस तरह से पूरी साइकिल आपकी चलती रहेगी, ठीक है। चलिए, तो यहां तक एक बार देखो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कंप्रेसर क्या होता है मैं बता ही चुका हूं, ठीक है, बहुत मेन मेन पॉइंट हैं, ठीक है, और बहुत बार मैं आपके साथ इन्हें डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। कंप्रेसर क्या होता है, वीसीआरएस सिस्टम हमारा जो है, इसके अगर हर्ट की बात करें, इसके हृदय की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर में जो रेफ्रिजरेंट अंदर एंटर करेगा, ठीक है, वेपर की फॉर्म में, लेकिन इसका प्रेशर और टेम्परेचर होता है कम, कंप्रेसर इन्हें कंप्रेस कर देगा, इसके प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, और फिर भेजेगा कंडेंसर में, ठीक है। तो ये सारी आपको चीजें याद रखनी है। कंप्रेसर क्या होता है, यह रेफ्रिजरेशन सिस्टम का दिल है, क्योंकि यह सिस्टम में रेफ्रिजरेंट को प्रसारित करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, बस एक बार सिंपली आपको इन्हें पढ़ना है, और इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। सारी चीजें एक एक करके मैं आपको बता चुका हूं, सक्शन लाइन क्या होती है, लिक्विड लाइन क्या होती है, डिस्चार्ज लाइन क्या है, हर एक लाइन में आपके साथ डिस्कस अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही कर चुका हूं, ठीक है। तो यहां से सारे पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूं, डिस्चार्ज लाइन क्या होती है, ठीक है, सक्शन लाइन क्या होती है, ठीक है। तो ये सभी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, सक्शन लाइन क्या है और साथ में डिस्चार्ज लाइन क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे इसमें ऐसा आपको कुछ बताने की जरूरत होगी, ठीक है। और ये मेन पॉइंट है कि यही क्या है, इसका हार्ट होता है, यानी कि इसका दिल होता है, ठीक है। वीसीआरएस का अगर आपसे हार्ट पूछता है, अगर आपसे दिल पूछे कि हार्ट क्या होता है वीसीआरएस का, तो ये होता है क्या, कंप्रेसर, ठीक है। चलिए यहां तक देखो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
चलिए ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो कंप्रेसर क्या है बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं, और हर एक पॉइंट में आपको भी जस्ट थोड़ी देर पहले इसके बता चुका हूं। चलिए, तो बच्चे अब हमें क्या करना है कि जो वीसीआरएस है, वीसीआरएस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कुछ, वो हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वीसीआरएस, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो वीसीआरएस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट हम लोग डिस्कस करके वीसीआरएस की कहानी को कर लेते हैं समाप्त, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वीएआरएस यानी कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, साथ में इलेक्ट्रोलक्स, और एक दो सिस्टम आपके और हैं, ठीक है। वो हम करके, यानी कि आपकी जो क्लास होगी अभी, एक मंगलवार को होगी और एक बुधवार को होगी, ठीक है। और वेडनेसडे को ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बुधवार को आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 3 आपका वेडनेसडे तक कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आपके डाउट हैं, ठीक है, जो भी पॉइंट्स हैं, पूछते रहो, अगर कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप डिस्कस करते रहो। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, सारी चीजें बिल्कुल टू द पॉइंट और डेप्थ में ले जाकर मैंने आपको समझाई है, और एक चीज को मैंने इतनी बार बार समझाया है कि आपको अब इसमें कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा वीसीआरएस का, यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि वीसीआरएस की क्या क्या फायदे होते हैं और इसके क्या क्या नुकसान होते हैं, ठीक है। तो अलग से मैं कंपैरिजन आपको वीसीआरएस और वीएआरएस में नहीं कराऊंगा, यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मैं अलग से कंपैरिजन नहीं कराऊंगा, ठीक है। मैं इसी पॉइंट में ही आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दूंगा। इसी तरह से वीएआरएस के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं इसी तरह से आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बच्चे बात आती है कि वीसीआरएस यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को मैकेनिकल सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। इसे मैकेनिकल सिस्टम हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि वीसीआरएस यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को मैकेनिकल सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। वीसीआरएस को मैकेनिकल सिस्टम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लगा होता है कंप्रेसर, ठीक है। इसमें कंप्रेसर लगे होने की वजह से इसे वीसीआरएस या मैकेनिकल सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। चलिए, फिर बच्चे सेकंड पॉइंट यहां पर है, ठीक है, कि इसके क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान से उंगलियों पर याद कर लेना इस चीज को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्रेसर की, ठीक है। इसमें कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के बाद इसमें लगा होता है कंडेंसर, ठीक है। कंडेंसर के बाद फिर इसमें लगा होता है लिक्विड रिसीवर, ठीक है। लिक्विड रिसीवर के बाद फिर इसमें लगा होता है एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। अब एक्सपेंशन वाल्व को थ्रोटलिंग वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। इसे रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व भी कहा जाता है, ठीक है। ये सारे नाम भी इसके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो पहला कंप्रेसर, फिर कंडेंसर, फिर रिसीवर, और फिर रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें लगा होता है इवेपोरेटर, फिर कंप्रेसर, और इस तरह से इस पूरी साइकिल क्या होती रहेगी, इस तरह से पूरी साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो इसके मेन पार्ट्स क्या क्या हैं? इसके मेन पार्ट्स हैं, सबसे पहला कंप्रेसर, सबसे पहला कंप्रेसर। दूसरा मेन पार्ट क्या है इसका? कंडेंसर, ठीक है। कंडेंसर पहला, कंप्रेसर दूसरा, कंडेंसर तीसरा, लिक्विड रिसीवर, ठीक है, चौथा एक्सपेंशन वाल्व, और पांचवा यहां पर होगा इवेपोरेटर। और इस तरह से ये पूरी साइकिल क्या होती रहेगी? रोटेट होती रहेगी, ठीक है। तो ये आपका होता है मैकेनिकल सिस्टम। चलिए, दूसरा बच्चे हमने यहां पर जाना कि हमारी एक डिस्चार्ज लाइन होती है, फिर हमने जाना यहां पर एक हमारी लिक्विड लाइन होती है, ठीक है। फिर हमने यहां पर जाना एक हमारी सक्शन लाइन होती है। तो ये जितनी भी लाइंस होती हैं, और इन लाइंस को बनाने के लिए जो पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये यहाँ पर कॉपर ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कॉपर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पर इनकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी खासी होती है, ठीक है।
तो ज्यादातर जो पाइप होते हैं, ठीक है, जैसे इवापोरेटर में और मेनली हम कंडेंसर वाले पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर कॉपर पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जनरली कॉपर पाइप्स इज यूज्ड, ठीक है। चलिए फिर बच्चे अगर हम बात करें कि यहाँ पर कौन सा रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल किया जाता है, तो गैस लाइक फ्रियोन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इन सभी रेफ्रिजरेंट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हिंदी में देखिएगा, हिंदी में मैकेनिकल सिस्टम को हम कहते हैं यांत्रिक प्रणाली। इसके निम्नलिखित मुख्य भाग हैं, जैसे कंप्रेसर होता है इसमें, कंडेंसर होता है इसमें, रिसीवर होता है इसमें, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस होती है इसमें, और साथ ही साथ इवेपोरेटर जिसे वाष्पीकरण करता भी कहा जाता है, ये भी इसी में होता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश के वर्ड याद रखिएगा, इंग्लिश में हम कहते हैं इवेपोरेटर और हिंदी में कहा जाता है वाष्पीकरण करता, ठीक है। फिर अगर बात करें पाइप की, ज्यादातर जो पाइप्स इसमें लगे होते हैं ये कॉपर के बने हुए होंगे। और रेफ्रिजरेंट की अगर हम इसमें बात करें कि कौन कौन से रेफ्रिजरेंट इसमें यूज किए जाते हैं, तो इसमें फ्रियोन का हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल किए जाते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, जिसे मैकेनिकल सिस्टम यानी कि यांत्रिक प्रणाली भी बिल्कुल कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो यहां तक ये सारे पॉइंट देखेगा, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहां तक सारे पॉइंट एक बार अच्छे से देख लो, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए तो बच्चे जैसा कि सभी को पता है, मैं इससे पहले भी आपसे कह चुका हूं कि जो वीसीआरएस होता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है, इसमें लगा होता है कंप्रेसर, ठीक है। वीसीआरएस सिस्टम आपका जो होता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है, इसे चलाने के लिए इसमें लगा होता है कंप्रेसर, ठीक है। और भाई कंप्रेसर को चलाने के लिए अच्छी खासी बिजली चाहिए होती है, ठीक है। आपके घर का जो एसी होगा, ठीक है, रेफ्रिजरेटर भी जो होता है, इनका अच्छा खासा बिल आता है। रीजन क्या है? क्योंकि कंप्रेसर लगा हुआ है, ठीक है। और कंप्रेसर को लगाने के लिए चाहिए अच्छी खासी एनर्जी, ठीक है। तो वीसीआरएस जो आपके होते हैं, इन्हें हम चलाते हैं डीजल या पेट्रोल इंजन से हम चला सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। इन तरह के आपके जो डिवाइसेस होती है, इनके यूज करके हम इन्हें चला सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसे संचालित करने के लिए डीजल या पेट्रोल इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर जैसे प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक्सपेंशन वाल्व जो होता है, ये आपका थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, फ्लोट वाल्व, कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। तो ये सभी आपकी एक्सपेंशन डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। अभी मैंने आपके सामने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो सिर्फ कैपिलरी ट्यूब किया है, बाकी जब मैं आपको एक्सपेंशन वाल्व पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वहां पर ये पूरा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ याद करना है, ठीक है। अभी मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया है वो सिर्फ कैपिलरी ट्यूब के बारे में छोटा सा डिस्कशन किया है, कि आपके जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होते हैं या एसी जो लगे होते हैं, विंडो एसी जो लगे होते हैं, इनमें कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कंप्रेसर लगा हुआ होगा, ये सारे एक्सपेंशन डिवाइसेस लगे होते हैं, ठीक है। इसे चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, इन सभी की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए इसके बाद बच्चे अगर हम बात करें, वीसीआरएस जो होता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है, इसमें लगा होता है कंप्रेसर, ठीक है। और कंप्रेसर से एक तो आवाज बहुत ज्यादा आती है, आपने देखा होगा एसी के पास आप जाओगे, ठीक है, आपके घर में जो एसी लगा होगा, इसके पास जब आप जाओगे तो यहां से एक तो अच्छी खासी आवाज आती है, ठीक है। फ्रिज भी जो होता है छोटा, उसका कंप्रेसर होता है रिलेटिवली, लेकिन उससे भी काफी आवाज आती है। अगर फ्रिज आपका चलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि फ्रिज चल रहा है, लेकिन अगर और बड़े बड़े हम वीसीआरएस सिस्टम लेकर आएंगे जिससे हमें ज्यादा स्पेस की कूलिंग करनी है, तो उनका साइज कैसा होगा? थोड़ा सा बढ़ेगा, कंप्रेसर का साइज बढ़ेगा, तो उससे आवाज भी तेज आएगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर आवाज ज्यादा होती है, और साथ ही साथ जो वियर और टीयर की प्रॉब्लम होती है ये भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो वियर और टीयर ये भी ज्यादा होगा, और यहाँ पर आवाज की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां से आवाज ज्यादा तेज आती है, और साथ साथ यहाँ पर टूट फूट की जो संभावना रहती है, ठीक है, वियर और टीयर की जो प्रॉब्लम रहती है ये भी ज्यादा होती है, ठीक है। नॉइजी ऑपरेशन है, नॉइज ज्यादा आएगी, और नॉइज ज्यादा क्यों आती है? क्योंकि इसमें कंप्रेसर लगा होता है, ठीक है।
नॉइज इसमें ज्यादा आती है क्योंकि कंप्रेसर लगा होता है, और टूट फूट भी इसमें ज्यादा होती है। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें कंप्रेसर लगा होता है। ठीक है, कंप्रेसर की वजह से, कंप्रेसर की वजह से, कंप्रेसर की वजह से, कंप्रेसर की वजह से आवाज ज्यादा आती है। ठीक है, और जो टूट फूट की जो संभावना होती है ये भी कंप्रेसर की वजह से ज्यादा होती है। ठीक है, टूट फूट की जो संभावना होती है ये भी कंप्रेसर की वजह से ज्यादा होती है। ठीक है, आवाज भी ज्यादा आती है कंप्रेसर की वजह से, और टूट फूट की जो समस्या होती है ये भी कंप्रेसर की वजह से ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन इसके फायदे क्या हैं? अगर इसके फायदे की हम बात करेंगे, मेन एडवांटेज की हम बात करेंगे, तो ये छोटा होता है। अगर इसका कंपैरिजन हम करेंगे VARS से या और किसी सिस्टम से, तो ये छोटा होता है। ठीक है, आकार में ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो एक चीज तो आपको याद रखनी है कि ये कैसा होता है, साइज में छोटा होगा, इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। ठीक है, यह बहुत कम जगह घेरता है। आपने देखा भी होगा कि जो AC हैं और जो रेफ्रिजरेटर हैं ये आकार में बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कम जगह घेरता है। और साथ ही साथ आपको इसमें याद रखना है, ठीक है, ये कैसा है, एक एफिशिएंट सिस्टम है, यानी कि यहाँ से कूलिंग जो होती है अच्छी होती है। अगर इसका हम कंपैरिजन करेंगे VARS से, अगर VARS से अगर इसका हम कंपैरिजन करते हैं तो VCRS कम जगह लेता है, और साथ ही साथ ये कैसा होता है, एफिशिएंट होता है, यानी कि इससे कूलिंग भी अच्छी होती है। ठीक है, तो जितने भी डोमेस्टिक और कमर्शियल मशीन्स है, ज्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं VCRS यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और भाई ये जो लास्ट वाला पॉइंट है कि कॉस्टली सिस्टम है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह खर्चे में बिल्कुल महंगा पड़ता है। ठीक है, इसका खर्चा बिल्कुल ज्यादा आता है। अगर इसके खर्चे की हम बात करेंगे तो इसमें मुझे बताने की जरूरत आपको नहीं होगी, क्योंकि यह सभी को पता है कि इसमें खर्चा अच्छा खासा आता है। ठीक है, तो VCRS सिस्टम क्या होता है, खर्चीला होता है, यहाँ पर खर्चा ज्यादा आता है। कंप्रेसर लगा होगा तो आवाज ज्यादा करेगा। ठीक है, जगह कम घेरता है, एफिशिएंट होता है। ठीक है, लेकिन टूट फूट भी ज्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर लगा होता है कंप्रेसर। ठीक है, कॉस्टली सिस्टम है, और टूट फूट ज्यादा होगी तो इसकी हमें सर्विस कराने की जरूरत भी पड़ती है। चलिए, तो यहां तक बच्चे हमारे VCRS की हो जाती है कहानी समाप्त। ठीक है, ये सारी चीजें आपको VCRS के लिए पढ़नी है। ठीक है, और VCRS आपका एक बार देख लेते हैं। ठीक है, काफी टाइम मैंने दिया VCRS के लिए, और मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कुछ आपको करने के लिए बचा होगा। तो बेसिक रेफ्रिजरेशन में सबसे पहला सिस्टम हमने जो देखा है ये आपका है VCRS। ठीक है, और VCRS की हो जाती है समाप्ति। तो VCRS वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसे वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। कंप्रेसर क्यों लगाते हैं, कंप्रेसर क्या करता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तो मेरी तरफ से लगभग लगभग सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज VCRS मेरी तरफ से कंप्लीट है। ठीक है, मेरी तरफ से इसकी कहानी हो जाती है समाप्त। ठीक है, अब आपका काम बचा है, जो नोट्स आपको मिलेंगे एक बार आपको वो पढ़ने हैं। ठीक है, नोट्स आपको पढ़ने हैं, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखने हैं, और डाउट आते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। आज है फ्राइडे, और आपकी सैटरडे छुट्टी रहेगी। ठीक है, संडे आपकी छुट्टी होती है। ठीक है, मंडे छुट्टी रहेगी, और अगली मुलाकात हमारी होगी मंगलवार को। तो मंगलवार तक जितने भी डाउट हैं सारे अपने डाउट एक तरफ कर लो। ठीक है, और छोटे मोटे पॉइंट है उन्हें डिस्कस कर लो अगर आपको कोई डाउट आता है। ठीक है, बाकी VCRS कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे VARS यानी कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट VARS वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर तो करते हैं आज की कहानी का यहीं पर समापन, और मिलेंगे अगली क्लास में जो कि आपकी मंगलवार को होगी। ठीक है बच्चों, फिर